दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम इकोनॉमी का टॉपिक लेके आए हैं और वो सेकंड पार्ट है, क्योंकि इसका पहला पार्ट मैंने पहले करा दिया है और ये सेकंड पार्ट है ना। भारत का वैदेशिक क्षेत्र है ना, भारत का क्या है, वैदेशिक क्षेत्र है ना, भारत का वैदेशिक क्षेत्र। और ये पहले लिख दिया ना, भारत का वैदेशिक क्षेत्र, क्योंकि ये इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है ना। समझने में थोड़ी बहुत हो सकती है, दिक्कत आ सकती है, क्योंकि लगभग मैं आपको सब हर चीज़ है जो उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा ना। इसमें कोई भी पॉइंट होगा तो आपको उदाहरण के माध्यम से समझा जाएगा ना। ऐसा कोई नहीं है आपको बिना उदाहरण के डायरेक्ट वैसे लिखा दिए, ये नहीं है ना, क्योंकि डायरेक्ट आप सब बुक से भी पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि उदाहरण देख कर समझाने वाला होना चाहिए ना, ये बात है ना। ये उदाहरण देंगे, हर बात का उदाहरण देंगे, क्योंकि मेहनत तो आप करेंगे लेकिन रास्ता हम बता देंगे, फिर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना। देखते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मतलब किसी भी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है ना, किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था या फिर कैसे वो देश के जो मतलब विकास, वो किस पर निर्भर होता है, आर्थिक विकास पर, है ना, मतलब आर्थिक व्यवस्था पर, है ना। अब ये देश है, कोई भी देश मान लीजिए, ये कोई देश है और इसकी अर्थव्यवस्था है, सॉरी इसके जो मतलब विकसित है ना, इसका विकास होना है ना, एक इसकी मतलब कि उच्च लेवल में पहुंचना है ना, एक अपना आप में एक प्रभुत्व संपन्न, सॉरी मतलब कि एकदम मतलब कि शक्तिशाली देश में उभरना है ना। अब जब वो शक्तिशाली देश में उभरेगा तो सबसे बड़ी उसकी भूमिका होगी आर्थिक व्यवस्था, किसी की, आर्थिक व्यवस्था की, किसकी होगी, आर्थिक व्यवस्था की, आर्थिक व्यवस्था की। ये बात ध्यान रखनी है ना, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था में क्या होता है कि जैसे जैसे व्यापार वगैरह है, उद्योग धंधा है ना, जो मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, फैक्ट्री होती है ना, इनका जो संबंध किस प्रकार का होता है, जो मतलब फैक्ट्री में जो माल तैयार होता है ना, इस माल का विदेश के साथ संबंध किस प्रकार का होता है, या फिर विदेश से जो चीज़ आती है उसका जो मतलब कि आयात किस प्रकार होता है ना, ये सब का संतुलन होता है। यदि कोई चीज़ यहाँ से कोई मतलब कि चीज़ मंगाई है विदेश से, और मतलब भारत से भी यहाँ पर चीज़ भेजी है, तो दोनों का संतुलन होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब कि हमने ज़्यादा निर्यात करती भेज दी, भाई ज़्यादा भेजेंगे तो हमको उनको फायदा है, कम आएगा तो भी, लेकिन आती हमारे पास ज़्यादा है और हम निर्यात कोई चीज़ का कम करते हैं, ये हमारे लिए नुकसान है ना। क्या है, नुकसान है, ये ना घाटा है, अधिशेष क्या होता है, घाटा। अब इसके बारे में देखते हैं। पहला क्या है, पूंजी खाता। क्या है, पूंजी खाता। क्या है, पूंजी खाता। पूंजी खाता, पूंजी खाता। अब ये क्या होता है, किसी देश की वित्तीय लेन देन, है ना, कोई भी देश हो, उस एक देश का, देश के दूसरे देश के साथ वित्तीय लेन देन, है ना, तो वित्त के संबंधित जो लेन देन होती है वो चीज़ यहाँ से आती है, यहाँ से जाती है। इसका जो बायोडाटा है ना, इसकी जो मतलब कि रिकॉर्ड है वो किस में रखे जाते हैं, वो पूंजी खाते में रखे जाते हैं। किस में, पूंजी खाते में, है ना। किसी देश, किसी देश की वित्तीय लेन देन, किसी देश की वित्तीय लेन देन अन्य देश के साथ, अन्य देश के साथ को हम क्या कहते हैं, पूंजी खाता। क्या कहते हैं, देश के साथ, अन्य देश के साथ, है ना, लेन देन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पूंजी खाता। इसका जो रिकॉर्ड है ना, अन्य देश के साथ, किसी देश की वित्तीय लेन देन अन्य देश के साथ की जाती है ना, की जाती है, की जाती हैं तथा उसका रिकॉर्ड, है ना, उसका रिकॉर्ड, रिकॉर्ड जिसमें समय देता है उसे, उसका रिकॉर्ड है वो पूंजी खाता में समय देता है। किसमें, पूंजी खाते में, पूंजी खाते हैं। ये सारी मैं आपको बताऊंगा चीज़। अब मान लीजिए ये भारत है ना, और मान लीजिए जर्मनी मान लेते हैं ना, ये जर्मनी है ना। अब इसका जो पैसों का लेन देन है ना, जो वित्तीय लेन देन है ना, जो वित्त के संबंधित लेन देन है, और इसका भी वित्त से संबंधित लेन देन, यानी कि जो इसके जो लेन देन जिस मतलब कि खाते में रखा जाता है, और इसका जो लेन देन जिस खाते में रखा जाता है उसका हम क्या कहते हैं, पूंजी खाता कहते हैं। इन दोनों को बायोडाटा समझते रहता है ना, इसको क्या कहते हैं, पूंजी खाता कहते हैं, है ना। अब पूंजी खाता दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऋणात्मक पूंजी और एक गैर ऋणात्मक पूंजी, है ना, दोनों देखते हैं।
पहला क्या है, ऋणात्मक पूंजी, ऋणात्मक पूंजी है ना। दूसरा क्या है, गैर ऋणात्मक पूंजी, पूंजी है ना। अब ये क्या होता है, अब ऋणात्मक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, बाह्य कोष है ना, बाह्य कारोबार कोष, कारोबार, बाह्य कारोबार उधार कोष है ना। ये मतलब कि कारोबार उधार कोष का, कारोबार उधार कोष है ना। बाह्य सहायता, बाह्य सहायता है ना। ये सारे किस में ऋणात्मक आते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये मतलब कि भारत मान लेता ना, अब ये कोई दूसरा देश है, रूस है ना। तो अब इसमें क्या है, जो ये मतलब कि मान लीजिए इसका जो पेट्रोल का सिस्टम है, जो पेट्रोल वगैरह वो भी मतलब उसकी जो कीमत होती है, वस्तु होती है, मतलब कि कीमत होती है वित्तीय, और उसके जो पैसों को संबंधित जो वित्तीय लेन देन होता है ना, वो कारोबार मतलब वित्तीय लेन देन या मतलब रखता है। जैसे कारोबार उधार कोष है ना, मतलब कि बाह्य सहायता करता है ना। ये मान लीजिए भारत की कोई सहायता करता है रूस है ना, या फिर भारत मान लीजिए इसकी कोई वित्तीय संबंधी कोई सहायता करता है ना, सहायता करता है, बाह्य कोई सहायता करता है, या फिर रूस यहाँ पर कोई कारोबार खोलता है ना, कारोबार खोलता है यदि, या फिर भारत इसके रूस में जाकर कोई कारोबार खोलता है, और इसका जो बायोडाटा है ना, इसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो किसमें था, ऋणात्मक पूंजी। किसमें था, ऋणात्मक पूंजी। हम गैर ऋणात्मक पूंजी, गैर ऋणात्मक पूंजी में क्या था, विदेशी निवेश। किसमें था, विदेशी निवेश और अन्य जो मतलब की पूंजी इसमें आती है ना, विदेशी निवेश। विदेशी निवेश व अन्य पूंजी है ना, अन्य पूंजी, अन्य पूंजी का लेन देन, लेन देन, लेन देन किस में आता है, गैर ऋणात्मक, गैर ऋणात्मक, ऋणात्मक है ना। अब आगे देखते हैं, अब आगे जो ये पूंजी खाता है, ये मतलब कि इसका मतलब कि दो प्रकार का होता है ना, मतलब कि सीधे इसमें आयु के आधार पर इसके दो प्रकार के होता है आयु का आधार, एक तो दीर्घकालीन, एक होता है अल्पकालीन। क्या था, दीर्घकालीन अल्पकालीन, दीर्घकालीन व अल्पकालीन, अल्पकालीन है ना। अब इसके बारे में देखते, दीर्घकालीन अल्पकालीन क्या था, वह वित्तीय लेन देन है ना, वह वित्तीय लेन देन जो एक वर्ष से अधिक होती है ना, अधिक होती हैं, हाँ उसे क्या कहेंगे, दीर्घकालीन। अल्पकालीन जो एक वर्ष से कम समय में लेन देन, लेन देन, ये क्या होती हैं, अल्पकालीन। ये क्या होती हैं, अल्पकालीन है ना। अब ये दो प्रकार के लेन देन होते हैं। अब ये पूंजी खाता है, ये वित्तीय संबंधित है। इससे मैं पहले बताया था आपको, मतलब कि चालू खाता है, उसमें वस्तुओं का लेन देन होता है। क्या होता है, वस्तुओं का लेन देन है ना। अब जिस भुगतान संतुलन खाता में वस्तुओं का जो लेन देन था, वस्तुओं सेवा का लेन देन था, वो मतलब कि उस देश की जो राष्ट्रीय है, जो मतलब वस्तु है, जो उस देश की जो राष्ट्रीय है वो वस्तुओं के संबंधित होती है। मतलब कि उसका आय, मतलब कि शुद्ध आय निर्धारित करता है ना किसी देश की। और जब ये पूंजी मतलब खाता था, तो उस देश की भुगतान संतुलन की मतलब वित्तीय आय की जो मतलब परिसंपत्ति होती है, उसका मतलब क्या होती है, परिसंपत्ति होती है, वित्तीय देश के संबंधित है ना, सॉरी वित्तीय मतलब कि खाते के संबंधित, वित्तीय लेन देन के संबंधित। जैसे कोई भी देश है ना, ये मान लीजिए भारत मानते हो ना, इसमें वित्तीय लेन देन है ना, इसके लिए वित्तीय लेन देन है, तो ये मतलब परिसंपत्ति होती है ना। और इसके बाद के बाद जो संपत्ति होती है ना, उसको ये दर्शाता है, परिसंपत्ति को शुद्धता दिखाता है। क्या देगा, शुद्धता दिखाता है, शुद्धता दर्शाता है ना, वो होता है। अब इसके उतार लो ना, देख लो, पानी पी लेता हूँ।
आगे देखते हैं। ज़्यादा आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि यार आपको मतलब कि उदाहरण के साथ ट्रिक मान लो, उदाहरण मान लो, है ना, कुछ ना का मतलब कि आप किसी विधि के माध्यम से समझाया जाता है, क्योंकि ये इस बारे में जानकारी होना हमको ज़रूरी है ना। इसमें जो कि नौकरी तो लगना ये दूर मतलब कि बाद की बात है, नौकरी लगना ये बाद का काम है ना। पहले इसके बारे में जानकारी मिलती है ना, तो कम से कम हम इस मतलब कि ना जो हमारा जो मतलब कि देश के बारे में हम कुछ ना कुछ योगदान तो दे सकेंगे ना। ये तो दूसरी बात तो बाद में होती है, पहले इसके बाद हमको जानकारी तो होनी चाहिए कि भाई वाकई में हम मतलब कि विकसित बनना है ना, विकासशील करना, मतलब देश को एक मतलब मजबूत है, एक मतलब शक्तिशाली के रूप में उभरते देखना है ना। इसमें सबसे ज़्यादा मतलब युवाओं के योगदान मतलब होता है ना, युवा मतलब कि युवा वर्ग है ना, उसका योगदान होता है, युवा लोगों का। और यदि ये भी इस तरह मतलब कि जानकारी नहीं होगी इनको, मतलब इकोनॉमी के बारे में जानकारी होगी, तब वो विकसित बन पाएगा, मतलब कि हर चीज़ में काम करेगा। नहीं फिर वैसे बेरोजगार आंदोलन करते रहेंगे कि हमको नौकरी चाहिए, है ना, ऐसे कोई मतलब नहीं। इस बारे में जानकारी होनी चाहिए वाकई में क्या उद्योगपति, मतलब हमारे देश के अंदर उद्योगपति का सबसे बड़ा योगदान है ना, उद्योगपति है। जैसे मतलब कि ये जो मतलब कि कंपनी वगैरह है, इनका योगदान सबसे अधिक है। हाँ, ये बात है। पूंजी खाता, इनके बारे में जानकारी हमको प्राप्त होनी चाहिए ना। पूंजी खाता, आगे देखते हैं। पूंजी खाता हमने देख लिया। विनिमय विदेशी दर क्या है? विनिमय विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय कोष क्या है? दर नहीं है, दर बाद नहीं है, कोष। ये क्या बात है ना, इस बारे में देखते हैं। किसी भी देश का दूसरे देश में उसका मुद्रा भंडारा का संग्रह, जो वो क्या था, विदेशी विनिमय मुद्रा होती है। क्या होती है? विदेशी विनिमय दर मुद्रा। जैसे मान लीजिए ये रूस है ना, इसका जो भी मतलब मुद्रा भंडार है ना, तो इसका जो पैसे वगैरह हैं, है ना, और ये जिसको खजाना वगैरह है ना, ये सारे क्या है, ये मतलब कि भारत का जो कोष बना होता है उसके अंदर समाहित होता है ना। उसके अंदर क्या होता है? समाहित होते हैं, उसके अंदर जो मतलब कि रहते हैं, उसका रिकॉर्ड वगैरह उसके अंदर रहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? विदेशी विनिमय कोष कहते हैं ना। जैसे विदेशी मुद्रा कोष है ना, मतलब किस किस में बना रहता है? विदेशी मुद्रा कोष, मुद्रा कोष विशेष आहरण अधिकार कोष, अधिकार कोष, बुलियन कोष, बुलियन कोष। ये क्या होता है? ये रिजर्व बैंक है ना, इसको हम भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। ये बात ध्यान रखनी है, इसको क्या कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब इसकी परिभाषा देखें, ये भी लिख के देता हूं। विदेशी, ऐसा लिखते किसी देश, है ना, किसी देश की मुद्रा कोष का भंडार, किसी देश की मुद्रा कोष का भंडार, किसी देश की मुद्रा कोष का भंडार का रिकॉर्ड, या मतलब उस देश में समय, भंडार का उस देश में समाहित होता है ना, उस देश में समाहित, समाहित जिसमें होता है उसको हम कहते हैं विदेशी विनिमय कोष, है ना। जिस कोष में समाहित होता है ना, जो मतलब कि वो मतलब कि विभाग बना होता है, जो विभाग के अंदर जो मतलब होता है ना, कोष बना होता है, इसके अंदर है जो मतलब मुद्रा कोष रहेगा ना, जिसके अंदर वो विदेशी चीज वस्तु है वो रहेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? मतलब कि विदेशी विनिमय कोष कहते हैं, जिस मतलब उस देश में समाहित रहता है ना, रहता है।
उसे क्या कहेंगे, विदेशी विनिमय है। क्या कहेंगे, विदेशी विनिमय कोष, विदेशी विनिमय कोष, क्या कहेंगे, विदेशी विनिमय कोष, है ना। ये हो गया। अब नॉट इस, एक बात ध्यान रखना है इसमें, क्या है, जैसे किसी भी देश की जो पूंजी खाता है ना, और जो चालू खाता है, जो इसमें जो होता है ना, वो भुगतान संतुलन खाता है ना। जो सरकारी कोष क्या होता है, सरकारी कोष, सरकारी कोष है वो भुगतान संतुलन खाता कोष, भुगतान संतुलन खाता कोष, भुगतान संतुलन खाता कोष के एक भाग में, एक भाग में दिखाया जाता है, हाँ, एक भाग में दिखाया जाता है, तब क्या उसमें वृद्धि होती है ना। नहीं तो इसके इसमें पूंजी खाते में नुकसान होता है, और नहीं इसके मतलब कि चालू खाते में नुकसान होता है। मतलब कि उसके साथ सरकारी को उसको एक साथ रिकॉर्ड किया जाता है ना, एक भाग में समाहित किया जाता है, मतलब कि रखा जाता है, तब तो कोई नुकसान नहीं होता है। यदि सरकारी कोष को भुगतान संतुलन खाता, जो पूंजी खाता है, जिसमें भुगतान संतुलन खाता में पूंजी खाता होता है ना, चालू खाता होता है, पूंजी खाता में फिर क्या होता है, यदि इसको सरकारी कोष को बाद में रखा जाता है ना, सरकारी कोष को बाद में रखा जाता है, रखा जाता है ना, बाद में रखा जाता है ना, तो क्या है, घाटा होता है। क्या होता है, तो घाटा होता है ना, ये बात ध्यान रखनी है ना। सरकारी कोष को बाद में रखा जाता है ना, ये उतार ले कोई। उतार लिया, हम आगे देखते हैं। अब एक बात देखो, ये मतलब कि मान लीजिए रूस है ना, ये भारत है ना, रूस बड़ा करता है, बड़ा ना, ये मान लीजिए रूस है ना। अब इसमें क्या होता मान लीजिए इसने कोई वित्तीय संपत्ति है, जो मतलब कि भारत के अंदर जो मतलब कि भेजी है ना, इसमें मतलब कोई भी चीज़ का निर्यात किया, जैसे पेट्रोल का निर्यात करते हैं ना, डीजल का निर्यात करते हैं ना, तो इसने जो ये निर्यात किया है, ये कितना किया, मान लीजिए 50% किया ना, फिर वापस भारत ने इसके देश के साथ, या फिर कोई किसी और देश होता है ना, उसके देश के साथ इसने हमको भेजा, फिर हमारा क्या आयात हो गया ना, और हमने जो भेजा वो क्या, निर्यात हो गया, है ना। यदि हमने निर्यात 60% किया, कितना 60%, कितना क्या 60%, तब हम 60% करेंगे ना, तो उसे क्या कहेंगे, अधिशेष कहेंगे। क्या कहेंगे, अधिशेष। क्या कहेंगे, अधिशेष, अधिशेष, अधिशेष है ना, अधिशेष कहेंगे। क्या कहेंगे, अधिशेष। जो मतलब कि इसका अधिक होगा ना, उसे हम कहेंगे अधिशेष, हाँ। और जबकि, और यदि हमने वही चीज़, इसने 50% हमें निर्यात की है ना, हमारे पास आयात हुई है, और हमने वापस 40% की है, कितनी 40%, क्योंकि हमारे पास कोई वस्तु आई ज़्यादा है, और मतलब कि जो वित्तीय लेन देन संपत्ति वो हमारे साथ आई ज़्यादा, मतलब कि कम है, और हमने भेजी ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, घाटा होगा। क्या होगा, घाटा होगा, है ना। इसको क्या बोलेंगे, अधिशेष, और इसको बोलेंगे घाटा। और ये दोनों ये बरोबर होगी, ये भी 50%, ये भी 50%, है ना। ये भी मान लीजिए 1 लाख का इसने सामान भेजा, हम भी 1 लाख का सामान भेजा, है ना, कोई भी चीज़ भेजी है, तो जब ये बराबर होगी तो इसे क्या कहेंगे, मतलब कि इसे संतुलन कहेंगे। क्या कहेंगे, संतुलन, है ना। अब भुगतान संतुलन खाता, भुगतान संतुलन पूंजी खाता होता है, उसके अंदर केवल एक ही यही होता है ना, भुगतान संतुलन खाता में केवल एक ही होता है, भुगतान संतुलन खाता,
खाता में केवल संतुलन ही होता है ना, संतुलन 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 ही होता है ना, केवल संतुलन ही होता है, संतुलन होता है ना। क्यों? क्योंकि इसमें मतलब कि दोहरी कार्य होता है, दोहरी प्रकार के कार्य होता है। क्या होता है? दोहरी कार्य, दोहरी कार्य लेखा, दोहरी कार्य लेखा प्रणाली, या दोहरी लेखा प्रणाली, या दोहरी कार्य लेखा प्रणाली, है ना। ऐसे ऐसे लिखा, दोहरी लेखा प्रणाली, हाँ, दोहरी लेखा प्रणाली, दोहरी कार्य प्रणाली, है ना। दोहरी लेखा प्रणाली, है ना। मतलब कि भुगतान संतुलन खाते का केवल संतुलन होता है, मतलब कि संतुलन होता है, मतलब भुगतान संतुलन खाता में जो पूंजी खाता है उसके अंदर केवल संतुलन ही होता है। क्योंकि इसे मतलब कि इसको हम भुगतान संतुलन खाता कब कहेंगे? जब इनके दोनों का जो मेल होगा ना, ये भी बराबर आया, ये भी बराबर आया, तब इसको हम संतुलन खाता कहेंगे। ऐसा इसको संतुलन खाता नहीं कह सकते। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हमारे देश में आती है और हम कोई भी चीज़ दूसरे देश में भेजते हैं, उनका तो बराबर, है ना, बराबर हिसाब होता है। जरूरी नहीं है उसने वो चीज़ भेजी हम मतलब उसके बदले वही चीज़ उसको दे, किसी दूसरे देश को। क्योंकि हमें तो पैसे की जरूरत होती है, जितना हमने पैसा दूसरे देश से खरीद के कोई वस्तु पर खर्च किया है उतना ही पैसे हमको वापस मिलना चाहिए कोई दूसरे देश से, जब हमारा संतुलन बना रहता है। भाई ये चीज़ जब बरोबर होगी ना, जब देश विकास करेगा, विकसित बनेगा ना, ये शक्तिशाली के रूप में उभरेगा। वरना ऊपर मतलब शक्तिशाली नहीं बनेगा। कोई चीज़ मतलब दूसरे देश से मतलब कि प्राप्त करता रहेगा तो फिर संतुलन नहीं बनेगा ना। जैसे दूसरे देश से कर्जा ही कर्जा केवल लेता है ना, हर चीज़ का कर्जा लेता है ना। जैसे किसी मतलब कि अपना आर्थिक व्यवस्था कमजोर है, उसके संबंधी कोई कर्जा लेता है ना, फिर वही उसको देश को मतलब कि नुकसान ही होता है। यदि वो किसी दूसरे देश से कर्जा लेता है और अपने खुद की वस्तु विदेशों में मतलब कि क्या वो भेजता है ना, मतलब किसी अपने दूसरे देश में भेजता है ना, जब वो कोई वस्तु दूसरे देश में भेजेगा उसका पैसा मिलेगा, और जब पैसा मिलेगा तो इसमें दोनों में संतुलन बना रहेगा संतुलन, तब ये क्या होगा? भुगतान संतुलन खाता होगा, है ना। और हम आगे करेंगे कल विनिमय दर कोर्स। क्या करेंगे? विनिमय दर कोर्स कल भी कर सकते हैं, या अगला जो भी मतलब कि 2-3 दिन में जब भी एग्जाम क्लास लगेगी उसमें हम मतलब कि विदेशी विनिमय दर के बारे में बात करेंगे, है ना। इसमें किस प्रकार की दर होती है ना, उसके बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू और वेरी मच, और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है ना।